तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में, यानी कि एलआईसी आईपीओ के बारे में। पिछले काफ़ी समय से सरकार बोल रही थी कि इस कंपनी का हम आईपीओ लेके आएंगे और अब फाइनली एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एलआईसी की जो आईपीओ उसकी डेट के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में और मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जा सकती है और किस तरह से एक रिटेल इन्वेस्टर इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और ये इंश्योरेंस कंपनी सबसे बड़ी होने के साथ साथ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ भी लेकर के आ रही है। अगर हम बात करें तो कंपनी 20,500 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू। अभी तक इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% की ओनरशिप थी और अब सरकार 3.5% का जो अपना स्टेक है वो सेल कर रही है और उसके थ्रू कंपनी जो है वो पैसा रेज करना चाह रही है अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि एलआईसी ऑलरेडी कंपनी की जो इंडिया की है वो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी का इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। अगर हम बात करें ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम कैटेगरी की, तो यहाँ पे कंपनी का 64% का नंबर 1 मार्केट शेयर है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम का मतलब होता है कि ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज बिकती हैं उनके प्रीमियम का टोटल उसका 64% जो अकेला एलआईसी के पास आता है, जितने भी लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, और बाकी का जो पैसा है वो दूसरी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह से अगर हम बात करें ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज की, तो उसमें भी 81% का मार्केट शेयर अकेले एलआईसी का है। इसके साथ बात करें जो भी कंपनी पैसा अपना इकट्ठा करती है, और आज की जो कंपनी में अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि टोटल पैसा जो उनके पास है जिसको मैनेज कर रहे हैं, वो है 40 लाख करोड़ और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आपको बताऊं कितना बड़ा अमाउंट है कि जो अकेले एलआईसी का AUM है, ये बाकी की सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको हम टोटल करेंगे तो उसका 3 गुना है। 3 गुना पैसा अकेले एलआईसी के पास है जो वो मैनेज करती है और एलआईसी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी करती है, उसकी हम आगे अभी और बात करेंगे। इसके साथ बात करें तो एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए ज़्यादातर एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा बैंक्स के थ्रू भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी जाती हैं। तो हम बात करें कंपनी के एजेंट नेटवर्क की, तो जितने भी इंडिया में टोटल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स हैं उसमें से अकेले एलआईसी के बाद 55% एजेंट जो है वो सिर्फ एलआईसी के हैं, बाकी 45% में तमाम जितनी भी कंपनी हैं उनके एजेंट्स आते हैं। तो इस तरह से क्लियरली दिखाई देता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी का। इसके बाद हम बात करें तो ये तो सिर्फ एक चेहरा है एलआईसी का, इसके अलावा दूसरा चेहरा ये है कि एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और वहां से भी बहुत अच्छा पैसा कमाती है। अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टोटल जितनी भी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 4% जो है पैसा वो अकेले एलआईसी का है। अगर हम बात करें कंपनी के टॉप 5 होल्डिंग्स की, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एलआईसी का जो है वो 6% है, यानी कि 6% जो शेयर है रिलायंस के वो एलआईसी के पास है और उनकी वैल्यू है लगभग 95,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद जो सेकंड कंपनी है वो है टीसीएस। टीसीएस के 4% के जो शेयर हैं वो एलआईसी ने खरीदे हुए हैं और उनकी वैल्यू जो है वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए है। फिर तीसरे नंबर पे आईटीसी। आईटीसी के 16% शेयर जो हैं वो भी एलआईसी के पास है और उनकी वैल्यू है लगभग 43,000 करोड़ रुपए। फिर चौथे नंबर पे इंफोसिस। इंफोसिस में जो 6% के इंफोसिस के शेयर हैं वो भी एलआईसी के पास हैं और यहाँ पे 41,000 करोड़ के आसपास की उसकी वैल्यू है। और नंबर 5 पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8% जो शेयर हैं वो भी एलआईसी के पास हैं और इनकी वैल्यू लगभग 35,000 करोड़ रुपए है। तो इस तरह से कंपनी को हम चेक करते हैं तो कंपनी बिजनेस वाइज बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का एलआईसी का जो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो भी अच्छा है, उसके अलावा कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है। इसके साथ हम बात करें कंपनी की कंपटीशन की, तो कंपनी को कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो लगातार अपने बेटर सर्विसेज और बेटर प्रोडक्ट के साथ अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं एलआईसी के मार्केट शेयर को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब से लाइफ इंश्योरेंस जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गया है तब से कहीं ना कहीं एलआईसी के मार्केट शेयर पे ही फर्क पड़ा है और एलआईसी का मार्केट शेयर थोड़ा बहुत कम हुआ है। और मेन जो कंपनीज हैं जिसके साथ कंपनी को कंपटीशन आता है वो है एचडीएफसी लाइफ,
SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल, ये कंपनियां लगातार कोशिश करती रहती हैं अपने जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं वो LIC कस्टमर्स को अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी अभी हम देखें तो इंडिया के अंदर जितने लोगों के पास भी LIC या लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनके बहुत ही कम परसेंटेज है और ज़्यादातर लोगों के पास में आज भी लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है। तो LIC के लिए भी और दूसरी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट अभी जो है वो टैप करने के लिए है। तो LIC अभी से अपनी मार्केट लीडर है, तो अगर चाहेगी तो और अच्छे से अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी करके हमेशा मार्केट लीडर भी रह सकती है और हमेशा से ही अपने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना के रख सकती है। तो अभी तक तो बात हो गई LIC के बिजनेस मॉडल के बारे में और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे IPO डिटेल्स के बारे में। तो जैसा आपको बताया, कंपनी सबसे बड़ा IPO लेके आ रही है और इसकी जो IPO का साइज है वो है 20,500 करोड़ रुपए, यानी कंपनी इस IPO के थ्रू 20,500 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही है। और हम बात करें IPO की डेट की, तो IPO 4 मई को ओपन होगा और 9 मई को क्लोज हो जाएगा। उसके बीच में इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में 17 मई को जो भी शेयर्स हैं उनकी लिस्टिंग हो जाएगी और वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस बैंड की, तो 902 रुपये से लेके 949 तक का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। इसके बीच प्राइस में आप अप्लाई कर सकते हैं पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद में जो लॉट साइज है वो है 15 शेयर्स का, यानी कम से कम 15 शेयर के लॉट प्राइस में आपको खरीदने पड़ेंगे और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनेगा उसके हिसाब से वो आएगा 13,530 रुपये। तो कम से कम 13,530 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा और अगर हम उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 15-15 शेयर के मल्टीपल्स में ही हमें जो है वो लॉट्स खरीदने पड़ेंगे। इसके बाद बात करें नंबर ऑफ शेयर्स की, तो कंपनी 22 करोड़ शेयर्स जो है वो अपने इस IPO के थ्रू बेचना चाह रही है और इसमें से अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने अलग अलग जो शेयर्स के परसेंटेज हैं वो रिजर्व करे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने 35% जो अपने वो शेयर रिजर्व करे हैं, जो कि कंपनी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को ही अलॉट करेगी। उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% के शेयर जो है रिजर्व किए हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे LIC में बात की, ये भी एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है और जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं उन सबको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहते हैं। उसके लिए 50% के जो शेयर्स हैं वो रिजर्व किए गए हैं और इस हिसाब से अलग अलग लोगों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से उनको ये शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। उसके साथ कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। उसमें कंपनी ने 2 टाइप के अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी बनाई है। एक है LIC पॉलिसी होल्डर, यानी कि वो लोग जिन्होंने पहले से कंपनी के साथ में LIC पॉलिसी करवाई हुई है और वो अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कंपनी 60 रुपये पर शेयर का बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफर कर रही है। और उसके साथ में कंपनी ने 10% जो शेयर्स हैं वो भी उनके लिए अलग से रिजर्व करे हैं कि जो LIC पॉलिसी होल्डर्स को ही दिए जाएंगे। लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि जो भी LIC पॉलिसी होल्डर है उसका पैन कार्ड उसकी LIC पॉलिसी के साथ में लिंक होना चाहिए। अगर वो पैन कार्ड LIC पॉलिसी से लिंक नहीं होगा तो फिर वो उस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी पॉलिसी उसके साथ पैन कार्ड से लिंक नहीं है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास अभी टाइम है, आप उसको लिंक करवा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है नॉन पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके लिए कंपनी ने 45 रुपीज़ का, ये भी काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट है, ये ऑफर किया हुआ है और इसके अंदर कोई LIC वगैरह की या लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए सीधे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो काफ़ी अच्छे कंपनी ने अपने ऑफर्स अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ऑफर कर रही है। इसके बाद में ये तो हो गया कंपनी का प्राइस और डिटेल। अब हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन की आज के जो कंपनी का IPO आ रहा है कि वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या किस प्राइस के हिसाब से हमें मिल रहा है। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनकी वैल्यूएशन के लिए जो रेशो देखा जाता है उसको बोलते हैं प्राइस एम्बेडेड वैल्यू, कि कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू कितनी है और उसके अगेंस्ट कंपनी का प्राइस कितना है। तो उसके लिए हम अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का कंपैरिजन करके चेक करते हैं कि कितना प्राइस किस कंपनी के हिसाब से आ रहा है, उसके हिसाब से LIC का कितना प्राइस आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखें HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ की प्राइस एम्बेडेड वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3.1 टाइम्स, यानी कि कंपनी की जो एम्बेडेड वैल्यू है उसके 3 गुने प्राइस पे उसके शेयर्स अवेलेबल हो रहे हैं। ऐसे ही SBI लाइफ का देखें तो इसकी प्राइस एम्बेडेड वैल्यू है 2.6, ICICI प्रूडेंशियल की आ रही है 2.1 और LIC का सबसे कम आ रहा है 1.2, यानी कि लगभग जितनी उसकी एम्बेडेड वैल्यू है उतना ही उसका प्राइस है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं तो कंपनी आज की डेट में जो IPO लेके आ रही है वो फेयर वैल्यू पे आ रहा है। लेकिन फिर भी बात है कि चाहे वो फेयर वैल्यू पे है या जिस भी वैल्यू पे है, कहीं ना कहीं हर एक कंपनी में बिजनेस रिस्क, कॉम्पिटिशन रिस्क तो होता ही है
और उसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या LIC में अगर आप ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का हॉरिजन हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पुराने टाइम में हम देखें तो HDFC का या SBI का इनका जब भी IPO आया था तो शुरू में नॉर्मल प्राइस ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन या एकदम से प्राइस इंक्रीज कई बार नहीं भी होता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म हॉरिजन लेके इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होता है, जो अच्छी कंपनियां हैं वो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू क्रिएट करती हैं, बिजनेस अच्छा होता है तो उसके साथ साथ अपने आप ही उसके जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म का दिमाग पहले से अपना सेट करके रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं आएगी। तो अब हम बात करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से LIC IPO के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस LIC के IPO के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो पॉलिसी होल्डर है या नहीं है। लेकिन उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि उसके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और अगर पहले से डीमैट अकाउंट है तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अब तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है और बहुत सारे बैंक्स हैं जो अलग अलग तरीके से सब जो है ऑफर करते हैं। और आजकल सब कुछ डिजिटाइजेशन है, बड़े आराम से आधे एक घंटे में ही सारा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू डीमैट अकाउंट आप अपना खुलवा सकते हैं। उसके बाद जब आपको अप्लाई करना है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें दो तरीके कंपनी ने दिए हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए। पहला है पॉलिसी होल्डर कैटेगरी और दूसरा है जनरल कैटेगरी। पॉलिसी होल्डर अगर आप हैं तो आपको पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। और जैसा आपको बताया कि उसके अंदर कंडीशन दी हुई है कि आपका पैन कार्ड जो है वो आपकी LIC पॉलिसी में लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक होगा तभी आपको 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और 10% का जो रिजर्व कंपनी ने अपने LIC पॉलिसी होल्डर का रखा है उसके अंदर आपको अलॉटमेंट मिलेगी। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ और दूसरे जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे उनको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर हम LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो उसी कैटेगरी के अंदर हमें अप्लाई करना है, बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। और जैसा आपको पता है कि 13,530 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो उतना पैसा हमें डिपॉजिट करना है, या हम जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से जो अमाउंट है वो वहाँ डिपॉजिट करना है, उसके साथ हम आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कंपनी की सारी डिटेल्स देखते हैं तो LIC क्लियरली एक मैच्योर्ड कंपनी है, अपने सेगमेंट में क्लियरली मार्केट लीडर है, और वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखें तो इसका जो प्राइस है वो हमें काफ़ी जो है वो फेयर प्राइस के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी बात है कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हर कंपनी में कहीं ना कहीं रिस्क होता ही है, तो जो भी हमें करना है अच्छे सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस IPO के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपको बताई हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं ये आप अपने हिसाब से अच्छे से अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके फिर डिसाइड कीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल दे दी हैं, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी की मार्केट पोजीशन भी अच्छी है। तो आशा करता हूं आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।